लुकमान आईएएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ 1, 2 और 3। इस कक्षा में हम वहाँ से आगे चलेंगे, यानी 3, 4, 5 और 6 पाठ पढ़ेंगे, जिनके नाम क्रमशः हैं चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज एवं लोकतांत्रिक अधिकार। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 4 यानी चुनावी राजनीति से हम शुरू करेंगे। चुनाव हम सब लोग जानते हैं क्या होता है। किसी काम को करने के लिए किसी एक को चुन लेना। जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि लोकतंत्र में 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं, और वो ये होती हैं कि जनता के चुने हुए लोग ही शासन करें, सरकार को चलाएं, और दूसरा ये कि जनता को अधिकार हों कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके, अपनी विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। तो यानी जनता के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए और जनता के चुने हुए लोग ही सरकार को चलाएं। तो जैसा कि चुनाव की बात है, चुनावी राजनीति, इसमें वही जो पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि चुनावी राजनीति। अब चुनाव क्यों होने चाहिए लोकतंत्र में, ये जो है एक बड़ा मुद्दा है। पार्ट नंबर 2 जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता ही शासन करे, जनता पर शासन करे, या जनता के चुने हुए लोग शासन करें। अब जनता अगर किसी को चुन भी ले तो ये संभव नहीं है कि कोई भी जो है जाके हर एक जनता से या हर एक नागरिक से जाके ये पूछे कि आप किस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया, ये संकल्पना निकल कर आई है कि प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र होना चाहिए, यानी कि जनता को अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए चुनकर। इस तरह से जो है चुनाव की ज़रूरत लोकतंत्र में पड़ती है, जिसका मतलब यही होता है कि जनता जो है अपनी इच्छा व्यक्त करे कि कोई एक व्यक्ति जो जनता के बीच से है वो जाकर उस जनता की बात कहे और उस जनता की बात जाकर सरकार के सामने रखे कि जो जनता है वो ये सोचती है, उस जगह की जनता जो है वो से ये सोचती है। तो कुछ लोगों को जो है चुनाव में चुन लिया जाता है, मतलब चुनाव करके उनको जो है सेलेक्ट कर लिया जाता है कि ये जो है आदमी जाएंगे। चुनाव में मतदाता कानून बनाने वालों का चुनाव करते हैं, सरकार चलाने वालों का चुनाव करते हैं, या फिर पार्टी का चुनाव करते हैं। तो जो कानून बनाने वाला है यानी कि सांसद हमारे भारत में उसको कहते हैं, सरकार चलाने वाला यानी कि प्रधानमंत्री देखकर उसको चुनाव करते हैं, या राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं कई बार लोकतांत्रिक देशों में। या फिर भारत में जो है एक खास पार्टी को चुन लिया जाता है कि इस पार्टी की विचारधारा हमें पसंद है, ये पार्टी जिस हिसाब से देश को चलाना चाहती है हम उसको समर्थन करते हैं। तो चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है? अक्सर हमने देखा है कि कहीं लोकतंत्र हो या ना हो, लेकिन चुनाव हर एक जगह पे होता है। जैसे हम चीन की बात कर रहे थे, जब हमने देखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहाँ भी चुनाव हो रहे थे। उससे पहले हमने कई जगह और भी देखा, जैसे मैक्सिको के हमने उदाहरण लिया कि वहाँ भी चुनाव हो रहे थे। कई जगह पे चुनाव होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव कैसे होता है, या चुनाव जो हुआ है वो लोकतांत्रिक है या नहीं है, इसका पता हमें कैसे लगाया जा सकता है? सबसे पहले हर किसी को चुनने का अधिकार हो। यानी जब चुनाव हुए हैं तो हर एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, एक विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी चीन में होने वाले चुनाव को हमने लोकतांत्रिक इसलिए नहीं माना, या हमने ये कहा कि चीन में लोकतंत्र नहीं है कि उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ पर केवल एक ही पार्टी का शासन चलता है। आप याद कीजिए पोलैंड का उदाहरण,
जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा, वहाँ भी यही एक जो है समस्या थी कि वहाँ एक ही पार्टी का, साम्यवादी पार्टी का लगातार शासन चल रहा था। उसके अलावा तीसरा ये है कि चुनाव समय समय पर होने चाहिए। यानी कि अगर एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित समय के बाद फिर से चुनाव हो रहे हैं, जनता अपनी इच्छा बता रही है, तो इसका कहने का मतलब ये है, फिर ये कहा जा सकता है कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले चुनाव चल रहे हैं। उसके अलावा जिसे चुने वही चुना जाना चाहिए। और चुनाव निष्पक्ष हों। यानी कि जैसे मैंने अभी बात की कि चुनाव हर जगह होते हैं, कई देश ऐसे होते हैं जहाँ लोकतांत्रिक सरकार चल रही, लोकतंत्र है, वहाँ भी चुनाव होते हैं, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है वहाँ भी चुनाव होते हैं। लेकिन इस बात का कैसे पता करें, या ये बात कहाँ से आती है कि जो चुनाव हुए हैं वो लोकतांत्रिक ही हैं, ये लोकतांत्रिक देश में हो रहे हैं? तो सबसे पहले हर किसी को चुनने का अधिकार होना चाहिए। जैसे हमने अभी बात की सऊदी अरब में क्या है कि वोट डालने का अधिकार नहीं था 2015 तक, या फिर हमने कई जगह की बात की, जैसे भारत और फिजी का एक उदाहरण लिया कि भारत के लोगों को। दूसरा ये है कि विकल्प उपलब्ध होना चाहिए, यानी एक ही पार्टी को ना चुनना हो। आपके चुनने और ना चुनने से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपके चुनने से फर्क पड़ना चाहिए। अगर ज़्यादा लोग किसी को चुनना चाहते हैं तो वही चुना जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जनता के पास विकल्पों का अभाव हो, केवल वो चुनना चाहे या ना चुनना चाहे उसी को सरकार बनानी है। चुनाव समय समय पर होने चाहिए, यानी जनता जो है उसके कामकाज को परखे सरकार के, और फिर से राय जाहिर करे कि इसको दोबारा से चलाना है कि नहीं चलाना है। उसके अलावा जिसे चुने वही चुना जाना चाहिए, और चुनाव जो है वो निष्पक्ष होने चाहिए। अब जब एक से ज्यादा विकल्प की बात आती है तो जाहिर है कि कम से कम 2 लोग जरूर होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे तो उनके बीच में प्रतिद्वंदिता होगी, प्रतियोगिता होगी, और चूंकि वो प्रतियोगिता राजनीति के लिए हो रही है तो उसको राजनीतिक प्रतियोगिता कहा जाता है। तो क्या राजनीतिक प्रतियोगिता अच्छी है? एनसीईआरटी में ये अगला टॉपिक दिया हुआ है कि क्या राजनीतिक प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता अच्छी है? निश्चित रूप से लोकतंत्र की खुशहाली के लिए, लोकतंत्र की स्वच्छता के लिए, लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है बहुत अच्छी चीज़ है। उससे होता ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने दायरे के बाहर जाकर काम नहीं करता, क्योंकि अगर वो अपने दायरे के बाहर जाकर काम करेगा, जैसा कि हमने लोकतंत्र की एक विशेषता पढ़ी थी कि सरकार जो है एक दायरे के अंदर रहकर काम करे, तो अगर कोई उस दायरे के बाहर जाकर काम करता है तो उसका प्रतिद्वंदी तैयार बैठा है उसको हटाने के लिए अगले चुनाव में। तो प्रतिद्वंदिता से होता यह है कि लोकतंत्र की स्वस्थता जो है वो बनी रहती है, और लोकतंत्र अपने जो उनका स्वच्छ रूप है या पूर्ण रूप है, उस पूर्ण रूप में लोकतंत्र हमेशा बना रहता है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है बहुत लोकतंत्र में के बढ़ावे में मददगार होती है। अगला है भारत में चुनाव प्रणाली। भारत में 2 स्तर की सरकार चलती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जाहिर है कि इन दोनों सरकारों को चलाने के लिए 2 अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। तो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को चलाने के लिए जो केंद्र में सरकार बनती है उसके लिए लोकसभा चुनाव होते हैं, जो राज्य में सरकार होती है उसके लिए विधानसभा चुनाव होते हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो होता ये है कि पूरी देश को जो है लगभग 543 हिस्सों में बांटा गया है, ताकि हर एक क्षेत्र से जो है उन जनता का प्रतिनिधि उस क्षेत्र के लोग चुनकर भेजे, जाकर जो केंद्र में जाए और वहाँ के लोगों की बात बताए, वहाँ के लोगों की इच्छा को व्यक्त करे। वैसे ही विधानसभा में होता है। हर एक राज्य में जो है विधानसभा भारत में गठित की गई है, और हर एक विधानसभा के अलग अलग मेंबर है, अलग अलग सदस्यीय संख्या जो है वो अलग अलग है, अलग अलग वहाँ की विविधता के हिसाब से, वहाँ के क्षेत्रफल के हिसाब से, इन सब चीज़ों के हिसाब से जो है
वहाँ के सदस्यों की संख्या तय की गई है। लोकसभा में होता क्या है कि 543 सदस्य, तो पूरे देश को 547 सदस्यों में बांटा है, और एक जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो अपने यहाँ से एक प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं लोकसभा में, यानी केंद्र सरकार के पास, और जाकर वो जो है उस जगह के लोगों की इच्छा को व्यक्त करता है। जब कोई कानून बनाता है तो उसमें भाग लेता है, वो सारे काम करता है। ठीक है, उसी तरह से मान लो कोई राज्य है, ये एक उसी राज्य में छोटे छोटे कई विधानसभाएं बनाई गई हैं। तो भारत में जो सरकार जब दो स्तर पर चलती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो उनके लिए दो अलग अलग तरह से चुनाव कराए जाते हैं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। आम चुनाव, जब पूरी विधानसभा या पूरी लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं तो उसको आम चुनाव कहते हैं। और जब कोई किसी की मृत्यु होने पर या किसी के इस्तीफा देने पर कोई एक खास जगह से सीट खाली हो जाती है तो उसको उपचुनाव कहते हैं। उसे एक खास सीट के लिए ही चुनाव करा दिया जाता है, जिसको उपचुनाव की संज्ञा दी जाती है। चुनाव क्षेत्र, मैंने अभी बताया कि पूरे जो क्षेत्र है, पूरे भारत को 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जहां से एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा, उसको उसका चुनाव क्षेत्र कहेंगे कि ये इस क्षेत्र से चुनकर आया हुआ व्यक्ति है। उसके अलावा आरक्षित चुनाव क्षेत्र, भारत में ये स्वतंत्रता दी गई है। जब हम सब बात कर रहे थे कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति का अधिकार हो, लेकिन भारत में कुछ जगह ऐसी हैं ताकि जो पिछड़ा और निम्न तबका है उसको प्रतिनिधित्व मिल सके, पिछड़े लोगों को या निम्न तबके को प्रतिनिधित्व मिल सके, तो कुछ क्षेत्रों को जो है आरक्षित कर दिया गया है कि इस जगह से वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, उनके अलावा कोई और चुनाव नहीं लड़ेगा। तो वो जो है, जैसे आरक्षित क्षेत्र, क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या है, लगभग 84 सीट यानी 84 क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जहां से केवल उनसी जाति के लोग लड़ सकते हैं। कारण मैंने अभी ये बताया है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो कुछ जो जातियां थी बहुत अच्छे स्तर पर थी, तो जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी, कुछ जातियां थी जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत खराब थी। और पिछले पार्ट में जब हम संविधान निर्माण पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बात की थी कि संविधान ने कुछ वायदे किए हैं, तो उन वायदे के हिसाब से जो है वो ये है कि सभी को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लेकिन वो जो उच्च तबके के लोग हैं वो निम्न तबके के लोगों को आगे आने से ना रोक सकें, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि सरकार में निम्न लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो किसी भी तरह से। तो कुछ ऐसे क्षेत्र रखे गए हैं जहां से केवल कुछ निम्न तबके के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के केवल लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, और वो लोग सरकार में आकर सरकार की बात बता सकते हैं कि हमारे यहाँ के लोग जो है ये चाहते हैं। नेक्स्ट, मतदाता सूची। जब चुनाव होगा तो कौन लोग अपना मत देंगे, कौन लोग ये बताएंगे कि किसको चुना जाना चाहिए, उसके लिए एक मतदाता सूची तैयार की जाती है, जिसको समय समय पर अपडेट किया जाता रहा है, समय समय पर उसमें सुधार किया जाता है, समय समय पर उसमें नए नाम जोड़े जाते हैं, जो पुराने नाम काटे जाते रहे हैं। तो भारत में हर वयस्क नागरिक, चूंकि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चलता है, तो हर वयस्क नागरिक मतदाता सूची में उसका नाम होता है अगर वो भारत में रहता है और भारत का नागरिक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक जो क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची तय होती है कि उस क्षेत्र में कौन कौन जो है यहाँ से चुनाव करने वाले हैं। और मतदाता सूची के लिए जो उम्र रखी गई है किसी को मतदान करने के लिए कि कोई कितनी उम्र में जाके मतदान कर सकता है, तो वो 18 साल है। अफकोर्स चुनाव लड़ने की उम्र इससे थोड़ी ज़्यादा है, जो 25 साल है, लगभग नहीं, क्या 25 साल ही है। उसके अलावा उम्मीदवारों का नामांकन, अब जिस दिन चुनाव होना है एक डेट तय कर दी जाती है कि उस दिन जो है उस क्षेत्र में चुनाव होना है।
उसके लिए अब कौन कौन चुनाव लड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जाके हर कोई लड़ लेगा, चुनाव वाले दिन पहुंच जाएगा कि ठीक है मुझे भी लड़ो। उसके लिए पहले नामांकन कराना पड़ता है कि जो जो लड़ने के इच्छुक हैं वो आ सकते हैं लड़ने के लिए। तो जो है उम्मीदवार जो भी अपने आप को चाहता है कि उसको चुना जाए, उस और वो जो है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहता है सरकार के में जाकर, या सरकार से बताना चाहता है इस क्षेत्र के लोगों की बातें, तो उसके लिए कुछ चुनाव से कुछ दिन पहले नामांकन करना पड़ता है, जो लगभग 2 हफ्ते पहले की आसपास होता है। उस नामांकन में उम्मीदवार को ये सब बताना पड़ता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास कितनी संपत्ति है, उसके पास जो है उस पर कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, या उसका सामाजिक स्तर क्या है, वो सब चीज़ें उसको बतानी पड़ती हैं, ताकि जब कोई भी मतदाता उसको चुने तो उसको पता रहे कि वो किस तरह के इंसान को चुनकर भेज रहा है, कहीं वो अपराधी को चुनकर तो नहीं भेज रहा है। तो वो सब चीज़ें जो है उसको खोल के बतानी पड़ती हैं जाके चुनाव आयोग को, जिसकी जो अखबारों वगैरह के माध्यम से मतदाता तक पहुंचता रहता है कि जो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग खड़े हैं और उसमें कौन किस तरह का है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये सब है। तो उसके अलावा एक तय दिन पर चुनाव हो जाता है और जितने भी मतदाता हैं वो जाकर किसी सरकारी भवन में, सरकारी स्कूल में अपना मत दे देते हैं, वो जिसको चुनना चाहते हैं। आपको जब एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, चुनाव होगा, तो हर एक मतदाता अलग अलग अपनी पसंद के किसी भी मतदाता को जिसको वो समझता है कि ये ज़्यादा बेहतर आदमी है, वोट देता है, और एक तय तारीख पर जो है जाकर उन मतों को गिनती कर ली जाती है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधि माना जाता है, जो जाके केंद्र में या राज्य सरकार में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस क्षेत्र के लोगों की बात रखता है। तो ये भारत में चुनाव प्रक्रिया है जो अभी तक जो है भारत में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले क्या है कि एक मतदाता सूची बनाई जाती है, नामांकन कराया जाता है, नामांकन कराने के बाद चुनाव अभियान होता है एक, उसके बाद जो है वोट होती है, और फिर लास्ट में मतगणना होती है, जिसके बाद ये तय हो जाता है कि जो सामने वाला इंसान है वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधि इस क्षेत्र का प्रतिनिधि कौन है। तो भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है? अभी हमने बात की कि चुनाव लोकतांत्रिक होने के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए, जैसे एक से ज़्यादा उम्मीदवार हो, चुनाव निष्पक्ष हो, जिसको चुना जाए वही इंसान जो है प्रतिनिधि बने, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। ऐसा ना हो कि उसमें धांधली हो जाए, आमतौर पर ऐसी खबरें आती रहती हैं। समय समय पर चुनाव होना चाहिए। तो भारत में ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन कोई और भी वजह है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है? निश्चित रूप से कई ऐसी वजह हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग है, जिसका काम जो है वो चुनाव कराना ही है, उसके अलावा उसका कोई दूसरा काम ही नहीं है। और वो बहुत ताकतवर आयोग है, जिसको न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के बराबर ताकत प्राप्त मिली हुई है। उसके लिए वो जो है अब चुनाव कराने के लिए वो अपनी उन शक्तियों का इस्तेमाल करता है जो उसको मिली हुई हैं। उसकी मुख्य जिम्मेदारी यही है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, और जिस व्यक्ति को चुना जा रहा है वही चुनकर जो है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। ऐसे कई चीज़ें वो लेकर आता है जिससे जो है चुनाव निष्पक्ष होता है। जैसे आचार संहिता वो लागू करता है। आचार संहिता लागू करने का मतलब ये होता है कि कुछ बंदिशें लगा दी जाती हैं उम्मीदवारों पर कि वो ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, इस तरह से काम करना होगा, इस तरह से नहीं करना होगा। तो ये जाहिर है कि किसी को निरंकुश नहीं होने ज़्यादा, चाहे उसकी सरकार चल रही हो, चाहे वो विपक्ष में हो, किसी भी तरह से। दूसरा ये है कि भारत में मतदाताओं की बढ़ती संख्या, लोगों की भागीदारी भारत में लगातार चुनावों में बढ़ रही है, जो इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं लोगों को इस बात पे भरोसा है कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं, और भारत में वही व्यक्ति चुनकर जाता है जिसको वो चुनते हैं, वही व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा ये है कि चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ नतीजे आते हैं, जनता चाहती है कि ये सरकार अब हट जाए, दूसरी सरकार आए। और भारत में अक्सर ऐसा देखा गया है पिछले कई सालों में भी कि चलने वाली सरकारें अब बहुत आसानी से हट जाती हैं। पावर ट्रांसफ़र, शक्ति हस्तांतरण बहुत आसानी से हो जाता है। नई एक पार्टी जो अचानक से आती है वो आके सरकार बना देती है। न तो नतीजे स्वीकार करने की जो ये प्रक्रिया है ये दर्शाती है कि भारत में चुनाव कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक है। तो लोकतंत्र के सामने चुनावों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, चुनावी राजनीति के सामने। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे चुनाव में पैसे बाहुबल का उपयोग लगातार होता रहा है। अपराधियों की संख्या भारत में भी चुनावों में लगातार बढ़ती रही है, और कुछ अवैध चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कई बार चुनावों में हिंसा हो जाती है, कई बार चुनावों में कई अलग अलग तरीके की चीज़ें
ऐसी हो जाती हैं आचार संहिता के समय पे, जब हम देखते हैं कि कई जगह पे काला धन करके पकड़ा जाता है, तो वो सब चीज़ें जो है अभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ भारत में बनी हुई हैं। तो यहाँ पे ये जो है चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाता है, चुनावी राजनीति। इसमें हमने ये पढ़ा कि चुनावी राजनीति क्या होती है, लोकतंत्र में चुनाव कैसे होने चाहिए, भारत में चुनाव के लिए क्या प्रक्रिया है और भारत में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक क्यों हैं तथा उनके लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं। अगला जो हमने लिखा था संस्थाओं का कामकाज, पार्ट नंबर 5, कई बार से हम ये पढ़ रहे हैं कि जनता द्वारा चुने गए लोग ही सरकार चलाएं, जनता द्वारा चुने गए लोग ही सरकार को चलाएं, देश को चलाएं, कानून बनाएं, ये सब काम करें, जनता की इच्छाओं को व्यक्त करें। लेकिन उन इच्छाओं को व्यक्त कैसे करेंगे वो लोग, उन इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए क्या तरीके अपनाए जाएंगे, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो जो इच्छाएं हैं, जो जनता चाहती है, वो व्यक्त हो रहा है। तो उन सब कामों के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जिसका मुख्य कार्य यही है कि जो सरकार के काम हैं विभिन्न स्तरों पर, उन कामों को जो बंटवारा किया गया है, तो उन कामों को करने के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी कई तरह की संस्था है। जैसे अभी हमने चुनाव आयोग की बात की, वो भी एक प्रकार की संस्था है जिसका मुख्य काम यही है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों, जो चुना जाए वो बिल्कुल स्वतंत्रता के रूप से चुना जाए और जिसको चुना जाए वही चुनाया जाना चाहिए। तो संस्था जो है लोकतंत्र का बहुत जरूरी अंग है, जिसका मुख्य कार्य लोकतंत्र का सुचारू रूप से चालू करना है, लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाना है, लोकतंत्र में कोई रुकावट ना आए, लोकतंत्र के कामों में कोई रुकावट ना आए, उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, ये संस्थाओं का जो है मुख्य कार्य है। हर एक देश में संस्थाओं की जरूरत होती है। अभी मैंने बात की लोकतांत्रिक देशों में, कई गैर लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ भी संस्था चलती है। तो भारत में भी जो है कई तरह की संस्थाएं चलती हैं। सबसे पहले हम बात कर लें सरकार की, तो सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार में निर्णय करते हैं, यानी फैसले लेते हैं, जिनमें सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, ये सब जो है सरकार की संस्थाएं हैं, जिनके अलग अलग काम हैं, जिनका मुख्य काम यही है कि जनता जो कुछ चाहती है उसने हमें चुनकर भेजा है अपने उन कामों को कराने के लिए, और हम उन कामों की पूर्ति करें, हमें किसी भी तरह से उन कामों को करना है, जिनका मुख्य कार्य यही है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। सरकार को अपने कामों के लिए कानून बनाने के लिए, बने कानून को लागू करने के लिए या फिर विवादों की स्थिति में संस्थाओं की ज़रूरत होती है। होता यह है कि जब सरकार कानून बनाती है तो कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ऐसा तो नहीं है कि सब लोग कोई भी जाके कुछ भी कानून बना देगा। तो कानून किस ढंग से बनाया जाएगा, कौन सी चीज़ ऐसी है, क्या प्रक्रिया उसमें जो है मानी जाएगी, किस प्रक्रिया के तहत काम किया जाएगा, वो काम करने के लिए संस्था अलग से बनाई गई है। भारत में इसको संसद कहते हैं। जो काम बनाया है, जो काम उस संस्था ने किया है, जो कानून उस संस्था ने किया है, अब उसको लागू करने के लिए अलग से लोग हैं। भारत में उसको मंत्रिपरिषद कहते हैं या कार्यपालिका कह देते हैं, ठीक है। उस कानूनों को मंजूरी देने के लिए, वो कानून सही ढंग से कानून को मंजूरी देने के लिए भी भारत में राष्ट्रपति गठित किया गया है, राष्ट्रपति के पद का गठन किया गया है, और वो कानून सही ढंग से बना है, वो कानून संविधान के साथ ही बना है, जो संविधान में लिखा हो उसके तहत ही काम है कर रहा है। तो उन सबको जांचने परखने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से जो है संस्था जो है किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे जो जरूरी भाग है उनमें आती है। तो सबसे पहले हम बात कर ले संसद की। संसद क्या होती है? अभी हमने इस बारे में एक बात भी कर ली कि संसद का मुख्य कार्य जो है वो कानून बनाना है, और
संसद जो है निर्वाचित सदस्य, जब हमने पीछे अभी चुनावी राजनीति में पढ़ा कि हर एक क्षेत्र से एक निर्वाचित सदस्य होकर जाते हैं, तो संसद जो है निर्वाचित सदस्यों का एक फोरम है, एक मंच है, जहां जाकर वो बैठकर बातचीत करते हैं आपस में कि सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए। तो संसद के मुख्य कार्य क्या हैं? कानून बनाना, मंत्रिपरिषद यानी सरकार पर नियंत्रण रखना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना, जो पैसा देश के पास है सरकार उसका उपयोग किस तरह से करती है ये जांचना परखना, उस पर नियंत्रण करना। उसके अलावा जो है किसी मुद्दे पर चर्चा करना या उस पर कानून बनाना, ज़रूरत के हिसाब से जो है देश को कानून का निर्माण करके देना, ये सब काम संसद के हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि संसद जो है वो देश के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा से जो चुनकर जाते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं जनता के, उनका एक मंच है जहाँ बैठकर वो ये फैसले करते हैं कि इस देश को किस तरह से जो है किस तरह के कानूनों की ज़रूरत है। ठीक है, संसद की बात करें तो उसमें 2 सदन होते हैं। अभी हमने देखा कि लोकसभा जो होती है या लोकसभा के सदस्य यानी संसद की जो एक अंग है, उसके सदस्य पूरे देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, वोट करती है। राज्यसभा जो होती है उसके सदस्य जनता द्वारा परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। मुख्यतः उसके सदस्यों को जो है राज्य विधानसभा चुनकर भेजती हैं। तो जो संकल्पना है वो ये है कि ये लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्योंकि भारत एक संघ है और इस बारे में हम आगे बात करेंगे, तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ जाकर संघ से जुड़े मसलों का प्रतिनिधित्व करती है या उन पर कानून बनाने के जो है अपनी बात रखती है। राज्यसभा उच्च सदन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा ज़्यादा प्रभावशाली है। ये बस एक शब्दावली है जो लगातार प्रयोग की जाती रही है इन दोनों सदनों के लिए कि राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। ये इनके बीच में काम कैसे और करती हैं ये किसी भी चीज़ के लिए कानून बनाती हैं, वो कानून बनकर राष्ट्रपति के पास जाता है। अभी मैंने बात की राष्ट्रपति का काम उस कानून को मंजूरी देना है। जब वो कानून राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाती है तो देश में लागू हो जाता है, जो काम करती है कार्यपालिका। लेकिन अगर इनके बीच में विवाद की स्थिति हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाने की मांग कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का आदेश देता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, एक साथ बुलाकर सबकी वोट करा ली जाए। अगर पक्ष में वोट ज़्यादा पड़ती हैं तो कानून लागू हो जाएगा, विपक्ष में वोट ज़्यादा पड़ती हैं तो उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। ऑफकोर्स देश के पैसे के मामले में, चूँकि पैसा ये जनता से जुड़ा सदन है, तो देश में पैसे के मामले में ज़्यादा शक्तियाँ लोकसभा के पास है। वो पैसों पे जो है सरकार से कई बार धन विधेयक जैसी चीज़ें, विधेयक के बारे में आगे बात करेंगे, धन विधेयक जैसी चीज़ों पर ज़्यादा अधिकार रखती है लोकसभा। आगे राजनीतिक कार्यपालिका। अब जब संसद कोई कानून बना देती है तो उस कानून को लागू करने के लिए मंत्रियों का एक समूह होता है जिसको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, वो उसको लागू करता है। ठीक है, और कुछ राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, हर एक मंत्री के पास कुछ अधिकारी भी होते हैं। अधिकारी मतलब कि जो नौकरशाह होते हैं, चुनकर आते हैं, परमानेंट वहीं रहते हैं, जिनका काम ही वो है। जैसे मंत्रियों का काम तो ये होता है कि मंत्री चुन के आए हुए प्रतिनिधि वो में से चुने जाते हैं, लेकिन नौकरशाह जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, उनका कोई चुनाव नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो है वहाँ उनकी मदद से उन कानूनों को लागू करते हैं मंत्रिपरिषद। कई बार ये बहस छिड़ती रहती है कि मंत्रिपरिषद में जो है नौकरशाह ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनको ज़्यादा अपर हैंड देना चाहिए, उनको ज़्यादा मान्यता देनी चाहिए। पर चूँकि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि है और जनता का प्रतिनिधित्व तो मंत्री कर रहे हैं, संसद के सदस्य कर रहे हैं, तो इसलिए भारत में जो है, भारत में या फिर दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में ये माना जाता है कि जो मंत्री हैं वो उनके पास उनको ज़्यादा मान्यता मिलनी चाहिए और ज़्यादा मान्यता दी भी जाती है। अगला होता है प्रधानमंत्री। एक संस्था प्रधानमंत्री। सरकार का प्रमुख होता है। सरकार कैसे काम करेगी वही अधिकतर तय करता है। कौन मंत्री के पास क्या विभाग होगा, कौन कौन आदमी मंत्री बनेगा, बनाता राष्ट्रपति है लेकिन सिफारिश उसी की होती है, किस मंत्री को नहीं रहना चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो होती है। और भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री जो है वास्तविक रूप से देश को चलाता है।
ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से। तो प्रधानमंत्री का पद जो है उसकी संस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो सरकार का प्रमुख है और देश चलाने के लिए जिम्मेदार है। एक संस्था होती है राष्ट्रपति की, ये एक अलग संस्था है। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और देश का प्रथम नागरिक और सबसे बड़ा अधिकारी है। बहुत सारे जरूरी काम करता है, राज्यपालों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति, उसके अलावा चुनाव आयोग और इन सब की बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की भी बहुत सारों की नियुक्ति करता है, लेकिन वो ये सब काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को मिलाकर जो कार्यपालिका बनती है, देश को चलाने वाली सबसे महत्वपूर्ण और वास्तविक संस्था वही है। ठीक है, एक संस्था न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका का मुख्य काम है न्याय करना, नाम से इसके जाहिर होता है। कई बार ये होता है कि जो सरकार भी काम कर रही है वो सही ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। कई बार ये होता है कि विवाद होने पर ये पता लगाना मुश्किल होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य यही है कि वो सही और गलत के बीच में फ़र्क बताए और ये बताए कि क्या चीज़ सही है और सरकार को इस सही के हिसाब से काम करना चाहिए। कई बार राज्यों के बीच में, भारत में इतने सारे राज्य हैं, आपस में किसी विवाद हो जाता है तो उन पर फैसला देने और सही बात बताने, उनको सुलझाने का जो है जिम्मा इसी के हिस्से है। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में जब भी कहीं कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वो राज्य के बीच में हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में हो, दो नागरिकों के बीच में हो, तो उस विवाद की स्थिति के निपटारे के लिए न्यायपालिका नाम की संस्था बनाई गई है, जिसका मेन काम यही है कि किसी भी तरह से न्याय करके सही बात बताई जाए, जनता के सामने लाई जाए या फिर जो है जो दो पक्ष हैं उनके सामने लाई जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है पाठ खत्म हो जाता है। इस पाठ में हमने देखा कि लोकतंत्र में संस्थाओं का महत्व क्या है और हमने ये भी देखा कि सरकार चलाना जो है लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि उसके लिए संस्थाएं होनी चाहिए, जिनकी अलग अलग हर एक संस्था की अलग अलग, ताकि उनकी जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जा सके, उनको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके कि वो सही ढंग से काम कर रही है। और ये भी है कि अलग अलग चीज़ों का बंटवारा होने से उस काम के ज़्यादा जो है अच्छा होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए लोकतंत्र में संस्थाओं का होना ज़रूरी है ताकि लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके, बेहतर ढंग से उसके बेहतर नतीजे प्राप्त किए जा सकें। आखिरी पार्ट जो है आज की क्लास का वो है लोकतांत्रिक अधिकार। अधिकार वो दावे हैं जिन्हें मांगा जा सकता है, जो किसी के को जो है मानसिक और सामाजिक वृद्धि के लिए, सामाजिक विकास के लिए, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत और न्यायपालिका द्वारा मान्यता प्राप्त दावे होते हैं। और भी कई सारी परिभाषाएं इनके अलग अलग तरह की होती हैं। कुल मिलाकर लोकतांत्रिक अधिकार, किसी भी लोकतंत्र में अधिकार वो होते हैं जो सरकार और नागरिकों के बीच में संबंध तय करते हैं, जैसे चुने जाने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, जो लोकतंत्र को पूर्ण रूप में बनाते हैं, पूर्ण रूप से लोकतंत्र को सामने लेकर आते हैं कि हाँ वहाँ पूर्ण रूप से लोकतंत्र चल रहा है। हमने पहले भी बात की थी कि अगर किसी देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है और ये जो है न्याय नहीं मिलता है, तो वो देश में हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ लोकतंत्र चल रहा है। हम यही कहेंगे कि वहाँ किसी ना किसी तरह अगर चुनावी राजनीति भी चल रही है, चुनावी प्रतिनिधि सरकार चला रही है, तो लोकतंत्र अधूरा ही है। तो अधिकार वो चीज़ है जो व्यक्ति के मानसिक विकास और सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा अधिकार वो चीज़ है जो सरकार और नागरिकों के बीच में संबंध तय करते हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के अधिकार लोकतंत्र में दिए गए हैं, जिनकी जो है लोकतंत्र में व्याख्या की गई है। संविधान की हमने बात की, संविधान में उनको लिखा गया है। अफ्रीका की हम बात करेंगे। अभी सुबह जब हम पिछली क्लास में जब हम अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने ये जो है पढ़ा था कि अफ्रीका में एक समानता की बात की गई, जब
गोरे और काले लोग आमने सामने बैठे और बैठने के बाद उन्होंने कहा कि हमें जो है ये अधिकार दिया जाए कि हम इनके समान ही रहेंगे, काले लोगों के, अगर काले लोग बहुसंख्यक भी हैं तो उनके समान ही रहेंगे। तो इस तरह से जो है अधिकार के बारे में जब हम बात करते हैं या लोकतांत्रिक अधिकार के जब हम बारे में बात करते हैं तो वो दावे होते हैं जिनको मांगा जा सकता है, जो लोकतंत्र के सुचारू रूप से चलने के लिए जनता के दावे हैं। अगर कहीं पर लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है या वो दावे पूरे नहीं किए जा रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि उस देश में लोकतंत्र पूर्ण रूप से अभी आया नहीं है। तो अलग अलग लोकतांत्रिक देशों में अलग अलग तरह के अधिकार होते हैं। भारत में भी भारतीय लोगों के हिसाब से अधिकार दिए गए हैं। संविधान में मुख्यतः 6 अधिकारों की बात की गई है। समता का अधिकार या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, और छठा है संवैधानिक औपचारों का अधिकार। तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार का मतलब ये है कि सभी लोग जो है समान हैं देश में। जैसे हमने बात की थी कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ये समानता की बात है। आधुनिक लोकतंत्र के आधारभूत तत्वों में से एक है। जब हम बात करते हैं समानता, स्वतंत्रता और न्याय, फ्रांस की क्रांति के बारे में हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, तब भी हमने ये देखा कि आधुनिक लोकतंत्र या लोकतंत्र की शुरुआत जब होती है तो उसके मूलभूत तत्वों में समानता आती है। तो भारत में सबसे पहला अधिकार यही दिया गया है जनता को, जो संविधान में लिखे गए अधिकारों में है कि सभी नागरिक समान हैं, किसी के वोट का मूल्य ज़्यादा नहीं हो सकता, किसी के वोट का ऐसा नहीं है कि मूल्य कम हो सकता है। अगर 2 व्यक्ति एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलेगा। अगर 2 व्यक्ति एक जैसे कहीं पे यात्रा कर रहे हैं, बराबर यात्रा कर रहे हैं, तो उनसे समान किराया लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लिंग के आधार पे, जन्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे उनसे भेदभाव करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा ये है कि स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति क्या पेशा अपनाना चाहता है ये स्वतंत्रता उसको होगी। पूरे देश में कहाँ बसना चाहता है ये स्वतंत्रता उसको होगी। वो क्या सोचता है वो बताने की स्वतंत्रता उसको होगी। वो कहाँ जाना चाहता है ये आने जाने की स्वतंत्रता उसको होगी। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति किस धर्म को अपनाना चाहता है, किस धर्म से जुड़ना चाहता है, किस धर्म का प्रचार करना चाहता है, ये स्वतंत्रता उसको होगी। उसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी व्यक्ति का किसी भी आधार पर शोषण नहीं किया जाएगा। अगर शोषण किया जाता है तो उसके जो है उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी। ये उस व्यक्ति को, शोषण होने वाले व्यक्ति को यानी कि पीड़ित व्यक्ति को उसका अधिकार दिया जाएगा। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कोई व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक रूप से अपना कौन सा जीवन जीना चाहता है, कौन सी भाषा बोलना चाहता है, किस तरह का अपनी सांस्कृतिक रूप से कपड़े पहनना चाहता है, किस संस्कृति को जिस संस्कृति को वो अपना रहा है उसको बढ़ावा देना चाहता है। और अगर वो कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वो कहीं भी पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी एडमिशन ले सकता है अगर वो वहाँ की शर्तों को पूरा करता है। आखिरी अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर ऊपर वाले 5 अधिकारों में से कोई अधिकार नहीं मिलता है कि या उसके अधिकार, किसी के अधिकारों का इन 5 में से हनन होता है, तो उस व्यक्ति को ये छूट दी गई है कि वो जाकर सीधा न्यायपालिका में जा सकता है और न्यायपालिका से ये मांग सकता है, संविधान के उपचारों के हिसाब से जाकर जो है इन अधिकारों की मांग कर सकता है, सरकार से मांग कर सकता है। अगर सरकार नहीं देती है तो जाकर न्यायपालिका से मांग कर सकता है कि आप सरकार को आदेश दीजिए कि वो मेरे अधिकारों का हनन न करे। कुल मिलाकर अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो संवैधानिक रूप से उनको मांग सकता है, संविधान में दिए हुए तरीकों को अपना सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ये इतना जरूरी अधिकार है कि अगर आपको संविधान में लिखी हुई कोई चीज़
या कोई अधिकार नहीं मिलता है तो आप निश्चित रूप से जहाँ जाना चाहें वहाँ जाकर संवैधानिक के हिसाब से उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपनी मांग कर सकते हैं। तो भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा इसीलिए कहा है क्योंकि ये अधिकार हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपने अधिकारों की मांग कर सकता है संविधान के दायरे में रहकर। तो अधिकारों का बढ़ता दायरा, पिछले कई सालों में हमने ये देखा है कि बदलते वक्त में जितने ये अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं ये ठीक है, लेकिन जब ज़रूरतें बदली हैं इस तेज़ी से बदलते वक्त में तो नए नए अधिकार जो है लोगों को देने चाहिए या नए अधिकारों की ज़रूरत महसूस हुई है। जैसे भारत में क्या है कि शिक्षा का अधिकार एक कानून लाया गया और सभी को ये तय कर दिया गया कि 14 साल की उम्र तक पढ़ना अनिवार्य है, या फिर सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक कानून लाया गया और ये तय कर दिया गया कि अगर कोई नागरिक ये जानना चाहता है कि सरकार ने किसी भी जो संस्था ने किसी पैसे को कहाँ खर्च किया है और किस ढंग से खर्च किया है, कितना खर्च किया है, तो वो उसको जो है जान सकता है एक आवेदन के माध्यम से, जिसको सूचना का अधिकार कहा गया। 2005 में एक कानून लाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ तेज़ी से जिस तरह से जो है प्रगति हो रही है, विकसित हो रही हैं चीज़ें आसपास की, तो जो अधिकार है, नए नए अधिकारों की ज़रूरत महसूस हुई है या जो पुराने अधिकार है उनका दायरा बढ़ रहा है, तो सरकार साथ साथ उनको बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है ताकि जनता को जो है समतुल्य अधिकार मिल सकें समाज की प्रगति के साथ साथ। तो इस पार्ट में इतना ही था। तो लोकतांत्रिक अधिकारों की हमने बात की। तो लोकतांत्रिक अधिकारों में हमने ये जानने की कोशिश की कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकार ज़रूरी क्यों हैं, और एक ये था कि अधिकार भारत में कौन कौन से दिए गए हैं, अधिकारों का दायरा कैसे आधुनिक वक्त में तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों हमने आज 3 पार्ट पढ़े, जिनमें एक चुनावी राजनीति था, दूसरा लोकतांत्रिक अधिकार था, तीसरा संस्थाओं का कामकाज था। थोड़ा सा सीक्वेंस हो सकता है। तो इन पार्टों में हमने ये जानने की कोशिश की कि चुनाव राजनीति होने से चुनाव की राजनीति में क्या है और लोकतंत्र कैसे उससे मजबूत होता है, संस्थाएं किस तरह से लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मददगार है, और अधिकार क्यों होने चाहिए ताकि किसी देश में लोकतंत्र जो है और ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित हो या ये दिखाया जा सके कि किसी देश में लोकतंत्र बेहतर ढंग से चल रहा है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और आने वाली क्लास में आगे से जो कुछ आपका शेड्यूल है उस हिसाब से हम इसको आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।